शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी राजू का साहस। कविवर नरेंद्र देव के यहाँ एक दिन शरत बाबू बैठे चाय पी रहे थे। बात चल रही थी श्रीकांत के एक चरित्र नायक इंद्रनाथ के विषय में। शरत चंद्र ने कहा, इंद्रनाथ बनाम राजू कितना साहसी था, यह समझना मेरे लिए कठिन है। स्वयं तुम भी उसे अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे। जहाँ हम भय से पीपल के पत्ते की तरह कांप उठते हैं, वहाँ वह कूदकर सबके आगे आ जाता है। भय क्या होता है जैसे वह जानता ही नहीं। मेरे बचपन की एक कहानी लगे हाथ सुनो। उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था। राजू स्कूल छोड़ देने के पश्चात जनसेवा में लगा रहा था। कब किस पर कौन सी मुसीबत आई, उससे उसे मुक्त करना, किसी बीमार की सेवा टहल, कौन कहाँ मर गया, उसकी दाह क्रिया आदि कार्य वह दिन रात किया करता था। मैं राजू का दाहिना हाथ था। आवश्यकता पड़ने पर राजू मुझे बुला लेता था। दाह क्रिया वाला कार्य अकेले न कर सकने के कारण उसे मेरी आवश्यकता अवश्य पड़ती थी। एक बार डिठवन एकादशी के दिन हमारे मामा के यहाँ नाटक हो रहा था। कलकत्ता से एक पार्टी आई थी। गांव के सभी लोग आए थे। मैं एक कोने में बैठा तन्मय होकर नाटक देख रहा था। ठीक इसी समय ना जाने कहाँ से राजू आया और बोला, यहाँ आओ सुनो। मैं बाहर चला आया। राजू ने कहा, उस टोले में तारापद का लड़का हैजे की बीमारी से अभी अभी मर गया है। छोटा सा बच्चा है, महज 3 साल का। काफ़ी कोशिश की पर बच्चा नहीं बच सका। एक ही लड़का था, हैजे में चल बसा। अब तारापद और उसकी पत्नी दोनों लाश को लेकर आसमान सिर पर उठा रहे हैं। मेरी समझ से इस रोग की लाश उनके निकट रहने देना ठीक नहीं। सोच रहा हूँ इसी समय शमशान ले चलूँ। गांव के सभी लोग तो नाटक देख रहे हैं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। चल तू मेरे साथ चल। बिना किसी प्रकार का प्रतिवाद किए मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। वहीं तक नाटक देखना भाग्य में बंधा था। तारापद और उसकी पत्नी को दिलासा देकर किसी सूरत से बच्चे की लाश हम दोनों ने छीन ली। उसके बाद हम गांव के शमशान की ओर चल पड़े। उस समय रात के 1 बज चुका था। रास्ते में मैंने कहा, एक लालटेन ले लेते तो अच्छा होता। राजू ने कहा, अच्छा तो होता पर इस समय मिलेगी कहाँ। घर में कौन बैठा है, मेरे पास सलाई है, ज़रूरत पड़ने पर इसी से काम लिया जाएगा। प्रत्युत्तर में मैंने कुछ नहीं कहा। मृत बच्चे को गोद में लिए राजू आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे पीछे मैं था। गंगा के किनारे शमशान है। जितना विराट है उतना ही विभीषिकामय भी। लोग यहाँ दिन में भी आने से डरते हैं। आसपास काफ़ी दूर तक कोई गांव या झोपड़ी नहीं है। नाम के लिए 2-4 खजूर और कटहल के वृक्ष हैं। अन्यथा जितनी दूर तक निगाहें फेंकिए केवल बालुकामय भूमि दिखाई देती है। शमशान के मध्य स्थल में एक फूस की झोपड़ी थी। शमशान यात्री इसी कमरे में धूप और बरसात के समय आराम करते थे। एक ओर जहाँ यह झोपड़ी लोगों के लिए बनाई गई थी, वहीं दूसरी ओर शमशान स्थित झोपड़ी के भीतर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते थे। राजू इन सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देता था। वह सीधे उस झोपड़ी में घुस गया। यद्यपि मैं भी उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी में आया, लेकिन स्वाभाविक रूप में नहीं। मुझे अनुभव हो रहा था जैसे कोई मेरे साथ हाथ पैर कसकर पकड़े हुए है। साथ में राजू था, इसलिए कुछ हिम्मत बंधी थी। जमीन पर लाश रखते हुए राजू ने कहा, काफ़ी देर से बीड़ी नहीं पी, चल पहले एक एक बीड़ी पी ली जाए, इसके बाद अपना काम करेंगे, क्यों, ठीक है ना। राजू के प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा था कि उस अंधकारमय झोपड़ी के भीतर स्पष्ट रूप से यह आवाज़ सुनाई दी, क्या एक बीड़ी मुझे भी दे सकते हो। उस समय मेरी हालत कैसी हो गई इसकी कल्पना तुम कर सकते हो। सिर के बाल टेकुए की तरह बड़े हो गए। भय से सारा बदन पसीने से तर हो गया। लेकिन राजू ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो। उत्तर आया, मैं हूँ। मैं हूँ कहते हुए राजू ने दिया सलाई जलाई। उस रोशनी में हमने देखा हमारे पास ही एक मैले बिस्तर पर मनुष्य की तरह कोई आकृति पसरी हुई है। सिर से पैर तक सारा बदन कपड़ों से ढका हुआ है। राजू ने अच्छी तरह देखने के बाद कहा, अरे यह तो एक और मुर्दा है, पता नहीं कौन ले आया, शायद लकड़ी की तलाश में गए हैं। तभी पुनः आवाज़ आई, नहीं बेटा, मैं मुर्दा नहीं हूँ,
इस बार अत्यधिक भय के कारण मैं राजू से लिपट गया। मेरी जबान तालू से सट गई, भय से दांती लग गई। लेकिन राजू, वाह रे राजू, धन्य है तू। उसने पुनः निर्भय भाव से पूछा, तब तुम कौन हो? सलाई की पहली तीली बुझ गई थी। राजू ने दूसरी जलाई। इस बार गौर करने पर यह आवाज़ उन गंदे कपड़ों के भीतर से आई। मैं गंगा यात्री हूँ बेटा। राजू ने मुझे हिम्मत बांधते हुए कहा, डरने की क्या बात है रे, यह मुर्दा नहीं, गंगा यात्री है। इसके बाद एक बीड़ी सुलगाकर उसके मुंह में ठूंस दी। बीड़ी की एक कश लेते हुए वृद्ध ने परम तृप्ति के साथ कहा, ओह जान बची। कई दिन हुए आया हूँ, मांगने पर कोई बीड़ी भी नहीं पिलाता, सबके सब कमीने हैं। अब राजू ने वृद्ध से सवाल करना शुरू किया, कितने दिन हुए यहाँ आए? तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? वे लोग कहाँ गए? बूढ़े ने कहा, 3 दिन हुए, मौत नहीं आ रही है। मेरे 2 नाती और एक पड़ोसी मुझे यहाँ ले आए हैं। वे लोग मेरे साथ यहाँ आए थे। आज न जाने कहाँ पास ही कलकत्ता से कोई नाटक कंपनी आई है, वहीं वे लोग नाटक देखने चले गए हैं। मैं जल्दी मर नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो गंगा किनारे की हवा खाकर चंगा हुआ जा रहा हूँ। मरने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, ना जाने क्या होगा। एक बार गंगा यात्री बन जाने पर सुना है घर वापस नहीं जाना चाहिए। राजू ने कहा, कौन कहता है कि घर वापस नहीं जाना चाहिए? आपको देखने से यह ज्ञात ही होता है कि आप मरने वाले हैं। अभी तो काफ़ी स्वस्थ हैं। आपका मकान कहाँ है? चलिए घर लौट चलिए, हम लोग आपको ले जाएंगे। वरना घर वापस नहीं जाना चाहिए कहकर जो लोग आपको यहाँ ले आए हैं, शायद वे ही आपका गला दबा देंगे। वृद्ध ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। कई दिनों से यही बात कहकर वे लोग मुझे डरा रहे हैं, पता नहीं कब गला दबा दें। राजू ने कहा, खैर कोई हर्ज नहीं, हम लोग अपना काम समाप्त कर लें, इसके बाद साथ ले चलेंगे। आज की रात आप मेरे यहाँ रहिएगा, कल सुबह आपको छोड़ आएंगे। तारापत के लड़के को हमने ज़मीन में गाड़ दिया। इसके बाद राजू गंगा में गोता लगाकर वापस आया। मुझसे कहा, तू यह सब कपड़ा बिछौना उठा ले। जाते समय जैसे गया था, आते समय उसी तरह आया। राजू वृद्ध को पीठ पर लादे चल रहा था। उसके पीछे पीछे मैं गठरी चादर लादे चल रहा था। मामा के पास आने पर देखा नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ था।